हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, आज की कक्षा में हम बात करेंगे विदेशी न्यायाधिकरण। ये क्यों चर्चा में है, इनका गठन किस अधिनियम के तहत किया गया है, ये कैसे काम करते हैं, इनकी शक्ति, इनका क्षेत्राधिकार क्या है और ये कैसे महत्वपूर्ण है अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए। इन सारे संदर्भों की चर्चा हम आज की संक्षिप्त परिचर्चा में करने का प्रयास करेंगे। ये जो टॉपिक है ये राज व्यवस्था के दृष्टिकोण से और करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए परिचर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले घटनाक्रम यह है कि आखिर ये विदेशी ट्रिब्यूनल यानी विदेशी न्यायाधिकरण चर्चा में आए क्यों। तो अभी हाल ही में 5 जुलाई के आसपास असम की सरकार ने राज्य पुलिस की सीमा शाखा को निर्देश दिया कि भाई CAA यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हो चुका है। अतः ऐसे में जो 3 देशों यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से 2014 से पहले आए हुए जो गैर मुस्लिम हैं उनको इन विदेशी न्यायाधिकरणों को ना भेजा जाए, बल्कि उन लोगों को नागरिकता प्रदान करने के लिए एकल खिड़की की सुविधा दी जाए ताकि वो लोग नागरिकता के लिए क्लेम कर सकें और CAA 2019 के तहत उनको नागरिकता दी जा सके। यानी अब विदेशी न्यायाधिकरणों के समक्ष कौन आएगा, तो विशेष तौर पे जो बांग्लादेश से मुस्लिम शरणार्थी आते हैं या फिर हम रोहिंग्या शरणार्थियों की बात कर सकते हैं, उनको हम यहां पे काउंट कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य भी जो अवैध प्रवासी हैं या फिर अन्य जो विदेशी गलत तरीके से भारत में रह रहे हैं, अवैध तरीके से भारत में रह रहे हैं, उन सारे के सारे मामलों को अब इन विदेशी जो ट्रिब्यूनल्स हैं इनको संदर्भित किया जा सकता है। तो ये तो घटनाक्रम था। अब ये विदेशी ट्रिब्यूनल चर्चा में आ गए तो यहां पे सबसे पहला तो हमें यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि भारत में शरणार्थी जो संकट है वो लंबे समय से चलता रहा है। विशेष तौर पे यूं तो पूरा भारत शरणार्थी समस्या से हमें भारत के बड़े बड़े हिस्से ग्रस्त देखने को मिल सकते हैं, जिसमें पाकिस्तानी शरणार्थी, श्रीलंकाई शरणार्थी, साथ ही रोहिंग्या शरणार्थी। लेकिन सबसे बड़ी शरणार्थी समस्या हम 1947 के बाद भी हमने देखी और विशेष तौर पर 1971 में जब पूर्वी जो पाकिस्तान था यानी बांग्लादेश, आज का बांग्लादेश, वो आजाद हुआ पाकिस्तान से और एक अलग देश बना, तब उस समय लाखों की संख्या में हमें शरणार्थी देखने को मिले थे। और इन शरणार्थियों ने जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, विशेष तौर पे असम जैसे राज्यों को बड़े स्तर पे प्रभावित किया। तो ऐसे में इन अवैध शरणार्थियों का पता लगाने के लिए इन विदेशी ट्रिब्यूनल्स की व्यवस्था की गई है। अब इनकी व्यवस्था कैसे की गई है, तो ध्यान रखिएगा, ये अर्ध न्यायिक निकाय हैं और ये वैधानिक निकाय हैं। विदेशी न्यायाधिकरण आदेश 1964 के माध्यम से विदेशी न्यायाधिकरण अस्तित्व में आए थे, यानी एक अधिनियम ये के माध्यम से ये अस्तित्व में आए। और साथ ही राज्य प्रशासन यानी जो राज्य प्रशासन होते हैं यानी जिला मजिस्ट्रेट होते हैं, कलेक्टर होते हैं, जिला पुलिस अधीक्षक होते हैं, इनको संदिग्ध व्यक्ति के बारे में न्यायाधिकरण को संदर्भ देने की अनुमति मिल सके। यानी यदि किसी जिला प्रशासनिक अधिकारी को कोई विदेशी नागरिक मिलता है या फिर अवैध प्रवासी के तौर पे उसको शक होता है, तो ये इस व्यक्ति के मामले को इस विदेशी न्यायाधिकरण को सौंप सकते हैं। फिर ये विदेशी न्यायाधिकरण सारे मामले को देखेगा, इसकी नागरिकता सिद्ध होती है या नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, यानी इस विदेशी न्यायाधिकरण का काम क्या है, किसी भी व्यक्ति की नागरिकता की पुष्टि करना कि वो भारत का नागरिक है या फिर अवैध प्रवासी है। ध्यान रखिएगा, विदेशी अधिकरण आदेश 1964 केंद्र सरकार द्वारा विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके अधिनियमित किया गया था। ध्यान रखिएगा, ये विदेशी अधिनियम 1946 पूरे भारत भर में लागू होता है। यदि कोई अवैध प्रवासी 2 तरीके के होते हैं, या तो वो अवैध तरीके से आए हों यानी बिना पासपोर्ट के आए हों, या फिर पासपोर्ट की जो समय अवधि है वो खत्म हो गई हो, तो इस तरीके के अवैध शरणार्थियों की जो शिकायतें हैं इसी विदेशी अधिनियम 1946 के तहत सुनी जाती हैं। तो इस जो 1964 का विदेशी न्यायाधिकरण है, इसको इसी अधिनियम से शक्तियां मिलती हैं। यहां पे इतनी बात अगर समझ में आ गई तो ध्यान रखिएगा, ये जो विदेशी न्यायाधिकरण आदेश है 1964 यूं तो पूरे भारत में लागू होता है, लेकिन फिर भी अभी तक विदेशी न्यायाधिकरण केवल असम में ही मौजूद हैं। भारत के अन्य क्षेत्रों में, हिस्सों में हमें विदेशी न्यायाधिकरण देखने को नहीं मिलते। अन्य क्षेत्रों में अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि अन्य क्षेत्रों में भी तो अवैध प्रवासी हो सकते हैं।
फिर उनका निस्तारण किसके माध्यम से किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, विदेशी अधिनियम 1946 के माध्यम से स्थानीय अदालत में उनको पेश किया जाता है और इस अधिनियम के अनुसार उनके खिलाफ कार्यवाही की जाती है। अन्य राज्यों के मामले में विदेशी न्यायाधिकरण भारत में फिलहाल अस्तित्व में नहीं है, इनका अस्तित्व केवल असम राज्य तक ही सीमित है। अगला मुद्दा है 2019 का जो CAA संशोधन हुआ, उससे पहले केवल केंद्र ही विदेशी न्यायाधिकरणों का गठन कर सकता था, लेकिन वर्तमान में राज्य भी इनका गठन कर सकते हैं। अब यदि हम फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स की आवश्यकता की बात करें तो आवश्यकता का सार मैं आपको समझा चुकी हूं, लेकिन यहां पे एक बार और समझ लीजिए कि जिला आयुक्त हैं, जिला मजिस्ट्रेट हैं या फिर SP हैं, उनको संदिग्ध व्यक्तियों का पता लगाने का अधिकार दिया गया था और इन संदिग्ध व्यक्तियों के लिए संदर्भ एक प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता थी, ताकि ये प्राधिकरण ये देख सके कि भाई सामने वाला अवैध प्रवासी है या भारत का नागरिक है। ध्यान रखिएगा, इसके साथ ही भारतीय चुनाव आयोग भी जो डी मतदाता होते हैं यानी संदिग्ध मतदाताओं के संदर्भ में जानकारी है, स्थानीय SP या जिला मजिस्ट्रेट को भेज सकते हैं। अब आपके दिमाग में प्रश्न आना चाहिए कि डी मतदाता कौन होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, डी मतदाता या संदिग्ध वोटर का मतलब है जो अपनी भारतीय नागरिकता के पक्ष में सबूत ना दे पाया हो या जिनके मामले विदेशी न्यायाधिकरण में लंबित हैं कि वो भारत का नागरिक है या नहीं, या जिन्हें न्यायाधिकरण द्वारा विदेशी घोषित कर दिया गया है। इस तरीके के जो मतदाता हैं उनको ही संदिग्ध मतदाता कहा जाता है। यदि चुनाव आयोग भी किसी संदिग्ध मतदाता के विषय में जानकारी जिला मजिस्ट्रेट या फिर SP को देते हैं तो वो भी उन मामलों को जो फॉरेनर ट्रिब्यूनल है उसको संदर्भित कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यहां पे 2019 में जारी जो NRC है उसके अंतिम मसौदे से बाहर रखे गए व्यक्ति, आपको हमें पता होना चाहिए कि असम के लिए NRC जारी की गई 2019 में और उस NRC से काफी सारे लोगों को बाहर कर दिया गया था, यानी भारत के नागरिकता रजिस्टर से बाहर कर दिया गया था। तो ऐसे लोग जिनको इस NRC से बाहर किया गया था वो इस FT यानी फॉरेन ट्रिब्यूनल के सामने अपील भी कर सकते हैं और अपने पक्ष में अपने दावों को पेश कर सकते हैं कि हमें गलत तरीके से NRC से बाहर किया गया, हम तो भारत के नागरिक हैं, यदि उनके पास कुछ प्रूफ है तो। और यदि उनके पास कुछ प्रूफ नहीं है तो फिर अपील का कोई मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन हाँ, जो भी NRC से बाहर किए गए लोग हैं वो इस FT के सामने अपील कर सकते हैं। अब यदि हम बात करें, ये सारा मुद्दा हम समझ गए कि भाई आखिर इस FT की स्थापना कैसे हुई, इसका उद्देश्य बेसिकली क्या है, ये कैसे काम करता है। तो ध्यान रखिएगा, न्यायाधिकरण को संबंधित प्राधिकारी से संदर्भ प्राप्त होने के पश्चात, यानी या तो जिला मजिस्ट्रेट या SP या फिर अन्य अधिकारी के माध्यम से जब उसे संदर्भ प्राप्त होता है किसी व्यक्ति की नागरिकता के विषय में, तो 10 दिनों के भीतर ऐसे व्यक्ति को मुख्य आधारों की एक प्रति, ध्यान रखिएगा, जिनके आधार पर उसे विदेशी बताया गया है तथा कारण बताओ नोटिस भी जारी करना होता है। उस व्यक्ति को इन्हें बुलाने की शक्ति होती है और नोटिस में यह स्पष्ट तौर पे दर्शाया जाना जरूरी होता है कि साबित करने का जो दायित्व है वो आरोपी के ऊपर है कि वो विदेशी नहीं है। अब वो अपने पक्ष में बहुत सारे प्रूफ पेश करेगा और काफी विश्लेषण होगा उन प्रूफ्स का कि वो असली हैं कि नकली हैं। उनके आधार पे ही फिर जो FT है वो घोषित करेगा कि ये अवैध प्रवासी है कि भारत का नागरिक है। ध्यान रखिएगा, FT का जो उद्देश्य है व्यक्ति को अपना पक्ष रखने तथा अपने मामले के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करना है। यानी जो भी आरोपी है वो अपना पक्ष रखेगा, अपने सबूत पेश करेगा। यदि आप जो आरोपी है अपनी नागरिकता के समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं कर पाता, असफल रहता है और जमानत, ध्यान रखिएगा, और जमानत की भी व्यवस्था नहीं कर पाता, तो FT उसे हिरासत में ले लेगा और हिरासत केंद्र को भेज देगा। यह है पूरा प्रोसीजर असम के विषय में जो कि विदेशी न्यायाधिकरण काम करते हैं। ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वयं माना है कि किसी व्यक्ति की राष्ट्रीयता के बारे में कि वो भारत का नागरिक है या नहीं, FT का निर्णय बाध्यकारी होगा। साथ ही ट्रिब्यूनल के निर्णय को सरकार या साख और NRC सत्यापन प्राधिकरण के निर्णय से अधिक महत्व दिया जाएगा। FT का खासा महत्व है किसी व्यक्ति की राष्ट्रीयता को तय करने के संदर्भ में। यहां पे मैं आपको बता चुकी हूं, न्यायाधिकरण के पास CPC 1908 के तहत मुकदमा चलाने के दौरान सिविल कोर्ट का अधिकार है। हम ये भी पढ़ चुके हैं कि वो व्यक्ति को बुला सकता है, उसके साथ ही उससे पूछताछ कर सकता है, आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है और आवश्यकता पड़ने पर वो किसी गवाह से भी पूछताछ कर सकता है। यदि हम इन FTs की संख्या की बात करें तो 2021 में गृह मंत्रालय
मंत्रालय ने संसद को बताया था कि लगभग 300 एफटी काम कर रहे हैं, लेकिन राज्य के गृह और राजनीतिक विभाग की वेबसाइट के अनुसार, यानी असम की वेबसाइट के अनुसार, फिलहाल असम में 100 एफटी काम कर रहे हैं। आशा करती हूं कि एफटी की अवधारणा क्या है, इनका उद्देश्य क्या है, ये क्या काम करते हैं, ये किस तरीके से काम करते हैं और किस तरीके से किसी व्यक्ति की राष्ट्रीयता का पता लगाने में एफटीज की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है असम के संदर्भ में। यदि अन्य भारत की बात करें तो ऐसे अवैध प्रवासियों के संबंध में जो निर्णय है वो विदेशी अधिनियम 1946 के तहत होता है। इस संदर्भ को भी आप समझ गए होंगे। आपका क्या विचार है एफटीज के संदर्भ में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही यदि क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। साथ ही दोस्तों, यदि आप 2025 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो बहुत ही बेहतरीन मौका आया है। एक तो प्रतिज्ञा बैच चल रहा है, ऊपर से ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल चल रहा है, जिसमें फीस आपके लिए कर दी गई है मात्र 24,999। ध्यान रखिएगा, ये जो 24,999 है ये एक तरीके के से निशुल्क के समान है। अब आप सोचोगे निशुल्क कैसे? यदि आप 2025 की प्रारंभिक परीक्षा पास करते हैं तो आपकी जो एडमिशन फीस है आपको वापस कर दी जाएगी। इसके साथ ही 1.5 साल प्लस 1 साल यानी टोटल 2.5 साल की वैलिडिटी आपको दी गई है। इसके साथ ही लाइव क्लासेस, डेली आंसर राइटिंग, पीटी टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज, ज्ञानवाणी सेशन, करंट अफेयर प्रोग्राम्स, मेंटोरशिप, वीकली रिवीजन टेस्ट, सब कुछ इसमें इंक्लूड है। तो देर किस बात की, फटाफट जाइए स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाना है, कोड यूज करना है LDLIVE, LD लाइव कोड के साथ। फिलहाल ये जो एडमिशन की अंतिम तिथि 22 जुलाई ही है और ये जो ऑफर है ये मात्र 22 जुलाई तक ही वैलिड है। तो यदि एडमिशन लेना है तो 22 जुलाई से पहले ले लीजिए। LD लाइव कोड के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, वहां पे जाके आप एडमिशन ले सकते हैं, अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे फिर इसी तरीके की परिचर्चा में। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।